तू सभी बच्चे अपना अपना माइक ऑफ रखेंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। आवाज आ रही है सबको? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ गुड मॉर्निंग। मैम आज वो पिछले वाली क्लास है कैसे नहीं कर दिया मैंने। यारी वालों की चलने दो। यहाँ से गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। सभी बच्चों गुड की मॉर्निंग। मेरी क्लियर आवाज पहुंच रही है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ चलो बेटा अपने अपने माइक ऑफ करो। यस मैम। हाँ चलो अब अपन अपने स्टार्ट कर रहे हैं। आवाज किसी बच्चे की नहीं आनी चाहिए। कल आपने रासायनिक संयोजन के नियम पढ़े थे। मैं उन दो नियमों को दोबारा रिपीट करके फिर आपको तीसरा नियम पढ़ाने जा रही हूँ। और किसी भी बच्चे का नाम लेके उन दो नियमों में मैं पूछ भी सकती हूँ। अपना टॉपिक चल रहा था रासायनिक संयोजन के नियम। मैम दिखाई नहीं दे रहा। हाँ दिखाई भी देगा, अभी देगा। चलो वही आपका चैप्टर नंबर 1 रसायन विज्ञान की मूल धारणाएं। और इसमें आपका टॉपिक है रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियमों में देखो बच्चों, आपने कल दो नियम पढ़ लिए थे। पहला नियम आपने पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और दूसरा नियम आपने पढ़ा था स्थिर संगठन का नियम या स्थिर अनुपात का नियम। मैंने दोनों का वैज्ञानिक नाम भी बताए थे। इसको तो किसने दिया था? लेवुसिये ने। और इसको किसने दिया था? जोसेफ प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने। जोसेफ प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने। द्रव्यमान संरक्षण का नियम मैंने आपको समझाया था। यह नियम लेवुसिये नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक व बनने वाले उत्पादों का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। लगभग बराबर नहीं, दोनों का द्रव्यमान क्या होता है? बराबर होता है। फिर मैंने आपको कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जाम्पल भी समझाया था, जिसमें आपने CaCO3 क्रियाकारक लिया था, CaO प्लस CO2 उत्पाद लिया था। CaCO3 का 100 था, CO प्लस CO2 दोनों का जोड़े थे तो भी कितना आया था? 100 आया था। फिर आपने कहा था इसी कारण द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जाता है
और न ही नष्ट किया जाता है, द्रव्यमान तो संरक्षित रहता है। ये क्या था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। फिर आपने पढ़ा था स्थिर अनुपात का नियम। मैंने कहा था फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था जोसेफ फ्राउस्ट। जोसेफ फ्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात का नियम दिया था। इन्होंने बताया कि यौगिक में उपस्थित तत्व या परमाणु का द्रव्यमान सदैव समान अनुपात में होता है, चाहे यौगिक को भिन्न भिन्न स्रोतों से प्राप्त किया जाए या भिन्न भिन्न विधियों से प्राप्त किया जाए। जिसमें आपने 2 एग्जाम्पल लिए थे, जल और CO2। मैंने बताया था जल को चाहे तुम समुद्र से प्राप्त करो, चाहे नदी से प्राप्त करो, चाहे झीलों से प्राप्त करो, लेकिन उसका अनुपात 1:8 ही रहेगा। CO2 को चाहे तुम किसी भी विधि से प्राप्त करो, उसका अनुपात 3:8 ही रहेगा। यहाँ तक कल आपने पढ़ लिया था, ठीक है। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक संयोजन के नियम में तीसरा नियम, बहुत ही अच्छा नियम है, गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम। देखो गुणित अनुपात का नियम क्या होता है? यह नियम डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने तो दिया था। डाल्टन ने तो यह नियम दिया था और एक वैज्ञानिक थे बर्जीलियस। बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने इस नियम का सत्यापन किया था। डाल्टन ने तो दिया और बर्जीलियस ने इसका क्या किया? सत्यापन कि वास्तव में यह नियम यही होता है क्या। तो डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने यह नियम दिया था और बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने इस नियम का सत्यापन किया था। कल मैंने द्रव्यमान संरक्षण का नियम के भी नोट्सों में प्रायोगिक सत्यापन भेजे थे, उसको तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं, केवल मैंने समझाने के लिए वो भेजा था, ठीक है बच्चों। तो उस प्रायोगिक सत्यापन को तुम याद मत करना, तुम्हें तो केवल इतना यहाँ समझाया गया है उतना ही याद करोगे। तो डाल्टन ने दिया था और बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने इस नियम का सत्यापन किया था। अब देखो क्या होता है ये नियम। इस नियम के अनुसार जब 2 तत्व आपस में मिलकर 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, 2 तत्व आपस में मिलकर 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं। मैं जो लाइन बोल रही हूँ बेटा उस पर ध्यान देना, देखना न्यूमेरिक वो एग्जाम्पल आपके अपने आप क्लियर होंगे। जब 2 तत्व आपस में मिलकर 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व का द्रव्यमान तो स्थिर रहता है और दूसरे तत्व का द्रव्यमान सरल अनुपात में होता है। इसी को गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। जो आपने यौगिक बनाने के लिए 2 तत्व लिए हैं उसमें एक तत्व का द्रव्यमान तो स्थिर रहेगा और दूसरे तत्व का द्रव्यमान सरल अनुपात में होगा। उसी को आप क्या कहते हो? गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। किसका नियम बोलोगे? गुणित अनुपात का नियम, ठीक है। अब देखो इस नियम को अपन एग्जाम्पल के द्वारा समझते हुए चल रहे हैं। पहला एग्जाम्पल है, जैसे आपके पास कार्बन व ऑक्सीजन के यौगिक, आपने कितने तत्व लिए हैं? 2। एक तो कार्बन लिया है और एक क्या लिया है? ऑक्सीजन। कार्बन व ऑक्सीजन
आपस में मिलकर दो यौगिक बनाते हैं। एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं और एक कार्बन डाई ऑक्साइड बनाते हैं। कार्बन व ऑक्सीजन आपस में मिलकर कितने यौगिक? दो, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाई ऑक्साइड। अब देखो यहाँ पे तो मैं लिख देती हूँ यौगिक, और यौगिक कौन से हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो आपके पास क्या हो गए? यौगिक हो गए। यौगिक कितने तत्वों से मिलकर बने हैं? दो से। एक तो कार्बन से और एक क्या है? ऑक्सीजन से। देखो बच्चों, कार्बन, तो यहाँ पे कार्बन का द्रव्यमान कितना है? 12। यहाँ पे भी कार्बन का द्रव्यमान कितना है? 12। अब आपको ऑक्सीजन का करना है। बोलो ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना? 16। यहाँ पे 16 दूनी 32, तो अनुपात करोगे 16 एकम 16, 16 दूनी 32, यानी 1:2। यही चीज मैंने आपको बताई है कि दो तत्व आपस में क्रिया करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व का द्रव्यमान तो स्थिर रहता है और दूसरे तत्व का द्रव्यमान सरल अनुपात में होता है। उसी को गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। देखो कार्बन का द्रव्यमान तो इसमें भी 12, मोनोऑक्साइड में, डाई में भी 12, जबकि ऑक्सीजन का मोनो में तो 16 और डाई में 32, यानी 1:2 हो गया। यही क्या होता है? गुणित अनुपात का नियम। ठीक है, अब अपन दूसरा एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल करेंगे और फिर मैं सभी बच्चों से पूछूंगी कि मैंने क्या बताया है। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे नाइट्रोजन व ऑक्सीजन मिलकर 5 यौगिक बनाती है। नाइट्रोजन व ऑक्सीजन मिलकर कितने यौगिक बनाएगी? 5। N2O भी बनाती है, N2O2 भी बनाती है, जिसको तुम NO भी लिख सकते हो और यहाँ पे 2 लगा सकते हो। N2O3 भी बनाती है, N2O4 और N2O5 कितने यौगिक बनाई है? 5। नाइट्रस ऑक्साइड, N2O का नाम क्या है? नाइट्रस। NO का नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। सभी बच्चे समझ गए होंगे कि एक तत्व का द्रव्यमान तो स्थिर है और दूसरे का कौन से अनुपात में है? सरल अनुपात में। देखो अपन कर रहे हैं, ये तो क्या हो गया? यौगिक, और यौगिक कितने तत्वों से? 2 से। एक तो नाइट्रोजन से और एक किससे मिलकर बना है? ऑक्सीजन से। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कितने यौगिक बना रहे हैं? 5 यौगिक। सबसे पहले यौगिक लिखो N2O। बच्चों दोबारा नाम बोलती जा रही हूँ, नाइट्रस ऑक्साइड। सभी बच्चों को नाम भी पूछूंगी मैं। NO ऐसे भी लिख सकते हो तुम N2O2 को, नाइट्रिक ऑक्साइड N2O3, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड N2O4, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड N2O5, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, नाइट्रोजन का द्रव्यमान, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 और द्रव्यमान 14। कितने नाइट्रोजन है? 2। तो 14 दूनी कितने हुए? 28। इसमें भी 2 है तो कितने हुए? 28। सब में नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना आ रहा है? 28।
ऑक्सीजन का इसमें कितना 16, इसमें 16 दूनी 32, इसमें 16 तीन 48, 16 चौक 64, 16 पंजे 80। तो देखो बच्चों 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौक 64, 16 पंजे 80। 1:2:3:4:5। तो एक तत्व का द्रव्यमान तो क्या हुआ स्थिर, और दूसरे तत्व का द्रव्यमान कौन से अनुपात में हुआ सरल अनुपात में। यही क्या होता है गुणित अनुपात का नियम। अब तीसरा एग्जाम्पल मैं तुम्ही से पूछ रही हूँ, तो देखो अपन यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल कर रहे हैं। सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है? मैं नहीं दिखाई दे रही, मैं जो लिख रही हूँ वो दिखाई दे रहा है। हाइड्रोजन व ऑक्सीजन मिलकर दो यौगिक बनाते हैं, एक तो जल बनाते हैं और एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाते हैं। मैंने आपके सामने यौगिक लिख दिए हैं। यौगिक और यौगिक कौन कौन से हैं? H2O और H2O2। यौगिक के तत्व कौन है? हाइड्रोजन व ऑक्सीजन। मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चे कर भी लिए होंगे। बताओ बेटा H2O में जिसको पूछा जाए वो ही बोलेगा। रोशन, रोशन आवाज पहुंच रही है? रोशन, प्रतिभा चौधरी, प्रतिभा चौधरी ट्यूशन पूछने पे बोलते ही नहीं है। अमित, मैडम हाँ माइक पहले ही से ही म्यूट था, क्यों? मैंने तो माइक ऑन ही नहीं करवा रखा था। अमित अभी ऑन ही रखना है और मैं कहूँ तब ऑफ करना है। अमित चल मुझे, हाँ मैडम। हाँ H2O में अमित के आगे क्या है? तू शर्मा है या यादव है? गुज्जर। गुजर। चलो हाँ। अमित गुजर। चलो बेटा H2O में हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना लिखूं? 4। H2O में। चलो बेटा तो पहले से बताओ हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना? 1। 1। वेरी गुड बेटा। कौन बोल रहा है तेरे पास में? अमित। कोई नहीं मैडम। फिर आवाज किसकी आई है? चलो परमाणु क्रमांक 1 है, वेरी गुड है। तो द्रव्यमान कितना होता है? मैडम 2। 2 नहीं होता बेटा। हाइड्रोजन में प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन 1, न्यूट्रॉन की संख्या 0। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल को ही परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। तो 1 + 0 को जोड़ोगे तो कितना आया? 1। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1 होता है। अब देखो बेटा H2O में कितने हाइड्रोजन हैं? 2। तो इसका मतलब द्रव्यमान कितना हो गया? 2। कितना हुआ? 2। कितना हुआ अमित? 2। 2। समझ में आया बेटा? हाँ। हाँ अब अपने माइक को बेटा ऑफ कर लो। वेरी गुड। समीर गुजर, समीर गुजर मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? आवाज तो सबके पास पहुंच रही है। समीर गुजर। चलो दीपल गुजर, दीपल गुजर। यस मैम। हाँ चलो बेटा H2O2 में हाइड्रोजन का बताओ द्रव्यमान कितना? H2O2 में हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2। 2। H2O में ऑक्सीजन का बोलो। ऑक्सीजन रुको मैम। H2O में ऑक्सीजन का 16। 16। H2O2 में है H2O2 में 16। H2O2 में H2O में तो 16 और H2O2 में हाँ
16 होगा मैम उसमें भी। H2O2 में भी 16 ही ऑक्सीजन का। दीपल बेटा दिमाग लगाओ। 32। 32। ठीक है, तो बच्चों देखो हाइड्रोजन का कितना है, 2 है, इसमें भी 2 है। ऑक्सीजन का इसमें कितना, 16, इसमें 16 दूनी 32, तो 16 एकम 16 और 16 दूनी 32, 1:2। तो एक तत्व का द्रव्यमान तो स्थिर है और दूसरे तत्व का द्रव्यमान सरल अनुपात में है। यही क्या कहलाया, गुणित अनुपात का नियम। तो डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने यह नियम दिया था और बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने इसका सत्यापन किया था। इस नियम के अनुसार जब दो तत्व आपस में मिलकर 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व का द्रव्यमान स्थिर रहता है और दूसरे तत्व का द्रव्यमान सरल अनुपात में होता है। इसे ही गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन 2 यौगिक बनाए, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का 12 और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का 12। कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन का 16 और इसमें 32। तो कार्बन का द्रव्यमान तो स्थिर है और ऑक्सीजन का किसमें है, सरल अनुपात में। इसी प्रकार दूसरे एग्जाम्पल में 5 यौगिक बने हैं, नाइट्रोजन का सब में स्थिर है और ऑक्सीजन का किसमें है, सरल अनुपात में। इसी प्रकार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में 2 यौगिक बने हैं, H2 और H2O2। हाइड्रोजन का तो स्थिर है और ऑक्सीजन का कौन से अनुपात में है, सरल अनुपात में। ओके बच्चों, सभी बच्चों को गुणित अनुपात का नियम समझ में आया? यस मैम। सभी बच्चों को आया समझ में? मैम। चलो यस मैम। यस मैम। यस मैडम। यस मैडम। यस मैम। यस मैम। सबका सुन गया? अब सब यस मैम। अपने माइक को ऑफ कर लो और जिस बच्चे को मैं क्वेश्चन पूछूं वो ही बच्चा ऑन करेगा। चलो अपन आगे बढ़ रहे हैं। रासायनिक संयोजन के नियम में अपन चौथा नियम पढ़ने जा रहे हैं, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, जिसे तुल्य अनुपात का नियम भी कहा जाता है। व्युत्क्रम अनुपात का नियम या तुल्य अनुपात का नियम, चौथा नियम है आपका व्युत्क्रम अनुपात का नियम। व्युत्क्रम अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम या तुल्य अनुपात का नियम। तुल्य अनुपात का नियम। देखो बच्चों, व्युत्क्रम अनुपात का नियम या तुल्य अनुपात का नियम क्या होता है? यह नियम एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था रिचटर। रिचटर नामक वैज्ञानिक ने व्युत्क्रम अनुपात का नियम या तुल्य अनुपात का नियम दिया था। देखो बच्चों, आपकी क्लास अगर रुक जाती है तो किसी भी बच्चे को क्लास से नहीं जाना है, तुरंत 2 मिनट बाद में क्लास वापस स्टार्ट हो जाएगी तुम्हारी, तो कोई भी बच्चा क्लास नहीं छोड़ेगा, ठीक है? तो देखो, रिचटर नामक Yes, ma'am. वैज्ञानिक ने यह नियम दिया था। अब ये नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार जब 2 तत्व किसी तीसरे तत्व के साथ अलग अलग या आपस में क्रिया करके यौगिक बनाते हैं। हाँ मैम, किसकी आवाज आई? बोलो, किसने बोला मैम? बोलो बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो? हैं? अब क्यों नहीं बोल रहे? चेक करती हूँ मैं, किसने बोला?
नहीं बोल रहे, पढ़ाऊं आगे? सभी का माइक ऑफ है। चलो, रिचटर नामक वैज्ञानिक ने यह नियम दिया था। इस नियम के अनुसार जब दो तत्व किसी तीसरे तत्व के साथ अलग अलग या आपस में क्रिया करके यौगिक बनाते हैं, क्या बनाते हैं? यौगिक। तो यौगिक का जो द्रव्यमान अनुपात होता है वह समान भी हो सकता है या सरल अनुपात में भी हो सकता है। उसको क्या कहा जाता है? व्युत्क्रम अनुपात का नियम। समान भी हो सकता है या सरल अनुपात में भी हो सकता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ, आपके पास में कार्बन, ऑक्सीजन और सल्फर है। मैंने आपको कहा कोई भी दो तत्व तीसरे तत्व के साथ, देखो कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, तीसरे तत्व के साथ आपस में क्रिया करके यौगिक बनाते हैं। तो यौगिक का द्रव्यमान अनुपात समान भी हो सकता है और सरल अनुपात में भी हो सकता है। देखो बच्चों, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे? CO2। कार्बन और सल्फर आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे? CH2। इसमें भी कार्बन, इसमें भी दो तत्व हो गए। सल्फर और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे? SO2। क्या बनाएंगे? SO2। तो दो तत्व किसी तीसरे तत्व के साथ आपस में क्रिया करके यौगिक बनाते हैं। तो यौगिक का द्रव्यमान अनुपात समान भी हो सकता है या सरल अनुपात में भी हो सकता है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आप CO2 का द्रव्यमान निकालोगे। सभी बच्चों को द्रव्यमान निकालना आता है। कार्बन का कितना? 12। ऑक्सीजन का कितना? 16 दूनी 32, 4 3 12 और 4 8 32। कितना हुआ? 3:8। सरल अनुपात में हो गया। SO2 है। देखो बच्चों, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16, द्रव्यमान 32, अनुपात 16 दूनी 32। बोलो, द्रव्यमान समान आया कि नहीं आया? आया समान। इसी प्रकार CH2 है। कार्बन का कितना? 12, 16 दूनी 32, 4 3 12 और 4 8 32, 3:8। तो मैंने यही आपको बताया, यौगिक का द्रव्यमान समान भी हो सकता है, द्रव्यमान अनुपात या सरल अनुपात में भी हो सकता है। SO2 का तो समान है, सल्फर का भी 32 और ऑक्सीजन का भी 32। CH2 और CO2 का सरल अनुपात में है। इसको क्या कहा जाता है? व्युत्क्रम अनुपात का नियम या तुल्य अनुपात का नियम। ठीक है बच्चों, तो जरूरी नहीं द्रव्यमान समान ही आए, सरल अनुपात में भी आ सकता है। इसी प्रकार जैसे अपन दूसरा एग्जाम्पल कर रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके CH4 बनाता है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके वही CO2 बनाता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके H2O बनाता है। CH4 का द्रव्यमान अनुपात, जिस भी बच्चे को पूछा जाए वही बच्चा मुझे द्रव्यमान अनुपात बताएगा, बाकी बच्चे नहीं बताएंगे। प्रशांत, फटाफट बोलो बेटा। प्रशांत, आवाज पहुंच रही है? नहीं आता है तो कोई बात नहीं, कल भी नहीं बोला था प्रशांत। विवेक सैनी, विवेक सैनी, 20। विवेक सैनी। लड़की बोल रही है, लड़के के नाम से कैसे आ रहा है? मैम हाँ, 20। 20।
क्या 20? हाँ CH4 का द्रव्यमान। CH4 का बेटा द्रव्यमान अनुपात निकालो। कार्बन का कितना आया? बोलो बेटा। 12। हाँ, कार्बन का 12 अनुपात में बताना है, जोड़ के नहीं बताना बेटा। कार्बन का 12। बोलो हाइड्रोजन का कितना? 8। हाइड्रोजन का कितना? 8। 4। 8 नहीं, 4। मैंने अभी 4। बताया हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 1, क्योंकि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या 0। चलो, अनुपात कितना हुआ? 4 एकम 4 और 4 3 3 अनुपात 1। हाँ, जिसको पूछा जा रहा है वही अपना माइक ऑन, बाकी बंद कर दो। चलो बंद कर दो अपने माइक को। अब मैं दूसरे बच्चे का नाम ले रही हूँ, वो मुझे बताएगा। टिंकू मिठारवाल। हाँ हाँ टिंकू। यस मैम। चलो बेटा, मुझे आप H2O का अनुपात बताओ। H2O। फटाफट बताओ बेटा। H2 का तो 2। H2 का तो कितना? 2। और ऑक्सीजन का? 16। 16। तो 2 एकम 2 और 2 अंटे 16, 1 अनुपात 8। ठीक है। CO2 का अनुपात सबके सामने लिखा हुआ है, कितना है? 3 अनुपात 8। तो बच्चों देखो, इन तीनों यौगिकों में ही द्रव्यमान का अनुपात समान नहीं है। कैसा है? सरल अनुपात है। तो भी ये कौन सा नियम है? व्युत्क्रम अनुपात का नियम या तुल्य अनुपात का नियम। तो रिच्टर नामक वैज्ञानिक ने यह नियम दिया था। इस नियम के अनुसार 2 तत्व किसी तीसरे तत्व के साथ, देखो, कार्बन ऑक्सीजन से भी क्रिया किया और कार्बन सल्फर से भी क्रिया किया, और यहाँ सल्फर देखो किससे क्रिया कर रहा है? ऑक्सीजन से। तो क्या बन गया? SO2 बन गया इसमें। ठीक है। 2 तत्व आपस में तीसरे तत्व के साथ अलग अलग या आपस में क्रिया करके यौगिक बनाते हैं, तो यौगिकों का द्रव्यमान अनुपात समान भी हो सकता है या सरल अनुपात में भी हो सकता है। देखो CO2 का CH2 का तो समान है सरल अनुपात में, और SO2 का द्रव्यमान 32 अनुपात 32 बराबर है ना। तो ये क्या कहलाता है? व्युत्क्रम अनुपात का नियम। इसी प्रकार आपने दूसरा एग्जाम्पल किया है। अब देखो, अपन 5वां नियम पढ़ने जा रहे हैं। गेलुसाक का गैसीय आयतन संबंधी नियम। गेलुसाक का गैसीय आयतन संबंधी नियम 5वां नियम है आपका। गेलुसाक का गैसीय आयतन संबंधी नियम। गैसीय आयतन संबंधी नियम किसका? गेलुसाक का। देखो, यह नियम गेलुसेक नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादन किया था। किसने प्रतिपादन किया था? गेलुसेक नामक वैज्ञानिक ने। इस नियम के अनुसार संयोजक गैसों का मतलब है क्रियाकारक व क्रियाफल वाली गैसें। संयोजक गैसों का आयतन एक सरल अनुपात में होता है, जिसको गेलुसाक का गैसीय आयतन संबंधी नियम कहा जाता है। जो संयोजक गैसें होगी क्रियाकारक और क्रियाफल में, उनका अनुपात सरल अनुपात में होगा। द्रव्यमानों का आयतन का अनुपात वही क्या होगी? गेलुसाक का गैसीय आयतन संबंधी नियम। हाँ दोबारा बोलूंगी। इस कारण इस नियम को गैसों का निश्चित आयतन का नियम भी कहा जाता है। निश्चित आयतन का नियम या निश्चित
अनुपात का नियम भी बोल सकते हो, गैसों का निश्चित अनुपात का नियम। तो गेलुसाक नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इस नियम के अनुसार संयोजक गैसों का आयतन सरल अनुपात में होता है, जिसको गैसीय आयतन संबंधी नियम या गैसों का निश्चित अनुपात का नियम भी कहा जाता है। जैसे देखो बच्चों, जैसे आपके पास H2 प्लस Cl2 है, मिलकर क्या बना रही है? 2HCl। ये तो क्रियाकारक और ये क्रियाफल। H2 भी गैस है, Cl2 भी गैस है, इनसे कौन सी गैस बन रही है? HCl। ठीक है बच्चों, अब देखो H2 का कितना अणु है? 1। Cl2 का कितना है? 1। 2HCl के कितने हैं? 2। HCl का कितना है? 2। इनके कितने कितने अणु भाग ले रहे हैं? 1-1। परमाणु की बात नहीं कर रही, अणु की बात कर रही हूँ। परमाणु तो हाइड्रोजन के 2 हैं, क्लोरीन के भी 2 हैं, और इसमें परमाणु हाइड्रोजन और क्लोरीन। अणु कितना? 1। इसमें भी 1। इसमें कितने अणु हैं? 2। इसका मतलब तुम इसका आयतन 100 मिलीलीटर, इसका कितना लोगे? 100 मिलीलीटर, और इसके 2 है तो कितना हो जाएगा? 200 मिलीलीटर। संयोजक गैसों का अनुपात करोगे, H2 अनुपात Cl2 अनुपात HCl, बोलो 100 अनुपात 100 अनुपात 200। 2 बिंदु से 2 बिंदु अनुपात कितना आया? 1 अनुपात 1 अनुपात 2। तो संयोजक गैसों के आयतन का अनुपात सरल अनुपात में होता है, वो ही क्या होता है? गैसीय आयतन संबंधी नियम। ठीक है बच्चों, दूसरा एग्जाम्पल मैं तुम्ही से पूछ रही हूँ, जो चीज बोल रही हूँ ध्यान से सुनो। अगर 1 अणु है तो 100 मिलीलीटर लेना है, 2 है तो 200, और 3 अणु है तो 300। ओके बच्चों, तो गेलुसाक नामक वैज्ञानिक ने यह नियम दिया था। इस नियम के अनुसार संयोजक गैसों का आयतन सरल अनुपात में होता है। आयतन को मिलीलीटर व लीटर दोनों में ही दर्शाते हैं। किसमें दर्शाया है? मिलीलीटर में। अब देखो, जिस सभी बच्चे दूसरा एग्जाम्पल करने जा रहे हैं, N2 प्लस 3H2, बोलो क्या बन गया? 2NH3। N2 का कितना अणु है? 1। इसी प्रकार H2 का 1। NH3 के कितने हैं? 2। सॉरी, H2 के कितने अणु हैं? 3, क्योंकि 3H2 है ना। NH3 के कितने हैं? 2। 1 आया है तो कितने मिलीलीटर? 100। 3 आया है तो 300। 2 आया है तो 200। तो N2 अनुपात H2 अनुपात NH3, तो बताओ 100 अनुपात 300 अनुपात 200 कितना अनुपात आया? 1 अनुपात 3 अनुपात 2। यही क्या होता है? गेलुसेक का आयतन संबंधी नियम। तो संयोजक गैसों के आयतन का जो अनुपात है वो कैसा है? सरल, या संयोजक गैसों का आयतन सरल अनुपात में होता है, वो ही क्या होता है? गैसों का आयतन संबंधी नियम। सभी बच्चों को गेलुसेक का आयतन संबंधी नियम समझ में आया? Yes, यस मैम। यस मैम। अब बताओ, यस मैम। Yes, ma'am. कल के Yes, नोट्स ma'am. के पास पहुंच गए थे ना? यस मैम। आज यहाँ तक आपके पास नोट्स पहुंच जाएंगे, ठीक है ना? यस मैम। बाय बाय बच्चों, आपकी क्लास बाय मैम। Bye, बाय ma'am. मैम। Bye, bye, बाय ma'am. मैम।